हो रही है ना आपके सामने। हाँ जी, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे प्रोटीन्स क्लासिफिकेशन की। अब एक लिहाज से रह गई है, वो हम इसको मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, प्रोटीन्स को क्लासीफाई करते हैं और उनके स्ट्रक्चर की बेस पे उनको क्लासीफाई करते हैं, शेप की बेस पे जब हम उनको क्लासीफाई करते हैं, तो फिर उसकी दो टाइप्स होती हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अब इस जब हम शेप की बेस पे क्लासीफाई करते हैं तो हम किस चीज़ को कंसिडर करते हैं, वो है एक्सियल रेशो। एक्सियल रेशो का मतलब है, आप अगर सिंपल, वैसे तो ये है ना, लेंथ और विड्थ की रेशो हम चेक करते हैं, लेकिन अगर आप इसको सादा लफ्जों में अगर समझना चाहें ना, तो इसमें हम देखते हैं कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। ठीक है, रॉड लाइक शेप इसमें कितनी है, शेप कितनी सी रॉड लाइक है। ठीक है, तो जब हम इसकी लेंथ और विड्थ की रेशो चेक करते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सियल रेशो। तो जब हम प्रोटीन्स को शेप की बेस पे क्लासीफाई करते हैं और उनकी लेंथ चेक करते हैं, उनकी रॉड लाइक शेप चेक करते हैं, उनकी लेंथ और विड्थ की रेशो चेक करते हैं, तो फिर हम इसको इनको ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन्स में डिवाइड करते हैं। जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, उनकी एक्सियल रेशो जो है वो मोर देन 10 होती है। ठीक है, और ये लॉन्ग थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स, और इनमें हेलिकल स्ट्रैंड्स जो हैं वो मेनली फाइबर्स बनाते हैं। ठीक है, और इसमें जो प्रोटीन्स हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, इनके अगर आप देखें एग्जांपल्स, तो वो वाटर में इनसोल्युबल होती हैं। ठीक है, चाहे वो कोलेजन हो, इलास्टिन हो, केराटिन हो, या डिफरेंट प्रोटीन्स हैं। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन्स ये वाटर में इनसोल्युबल होती हैं क्योंकि ये लॉन्ग थ्रेड लाइक होती हैं, और ये इनका जो बेसिक फंक्शन है वो सपोर्ट प्रोवाइड करना है। जहाँ पे भी आपको आप देखेंगे कि सपोर्ट की ज़रूरत है, वहीं पे ये वाली प्रोटीन्स, वहाँ पे फाइब्रस प्रोटीन्स होंगी। इनमें से कुछ की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, जैसे इलास्टिन है, केराटिन है, कोलेजिन है। ठीक है, ये प्रोटीन्स जो हैं ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, लॉन्ग थ्रेड लाइक होती हैं, फाइबर इनकी फाइब्रस होती हैं इन नेचर, वाटर में इनसोल्युबल होती हैं, इनकी एक्सियल रेशो मोर देन 10 होती है, और जहाँ पे भी सपोर्ट रिक्वायर्ड होगी वहाँ पे जो प्रोटीन्स होंगी वो हमेशा फाइब्रस प्रोटीन्स होंगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो इसकी है टाइप शेप की बेस पे, वो है ग्लोबुलर प्रोटीन। इसमें एक्सियल रेशो लेस देन 10 होती है, और ये 3 to 4 तक होती है एक्सियल रेशो, इससे ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, अमूमन जो होता है मोस्टली ऐसा ही होता है कि इसकी एक्सियल रेशो 3 to 4 होती है। ठीक है, तो इसमें यानी कि वो रॉड लाइक शेप्स कम होती हैं, और इसकी जो शेप है प्रोटीन की वो स्फेरिकल होती है या ओवल होती है। और जो अगर आप इसमें देखेंगे कि किस किस्म की ये प्रोटीन्स होती हैं, तो ये कैटालिटिक प्रोटीन जो है वो मेनली ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं, एंजाइम जो हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं। ठीक है, अब इसको अगर आप डिवाइड करें, मज़ीद इसको सब डिवाइड करें ग्लोबुलर प्रोटीन्स को, तो एल्ब्यूमिन्स और ग्लोबुलिन, इसकी दो टाइप होंगी। एल्ब्यूमिन्स जो हैं वो वाटर सोल्यूबल होंगी, और ग्लोबुलिन जो हैं वो साल्ट डाइल्यूट साल्ट सॉल्यूशंस में सोल्यूबल होंगी, ग्लोबुलिन। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स कौन सी हैं, जिनकी एक्सियल रेशो लेस देन 10 होगी, और उनकी शेप क्या होगी, स्फेरिकल या ओवल। और ये कौन सी प्रोटीन्स हैं, ये इंजाइमेटिक कैटालिटिक प्रोटीन्स हैं जो ग्लोबुलर शेप में होती हैं। और इनकी सोलबिलिटी की बेस पे हम इनको जब मज़ीद दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, तो वो ये होती हैं एल्ब्यूमिन्स और ग्लोबुलिन्स। एल्ब्यूमिन्स वो जो वाटर सोल्यूबल हों, ग्लोबुलिन वो जो डाइल्यूट साल्ट सॉल्यूशन में सोल्यूबल होती हैं। ठीक है, और अगर ये इसकी स्ट्रक्चर की बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन थी, आपको समझ आ गई सबको कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या हैं और फाइब्रस प्रोटीन्स क्या हैं। हाँ जी, समझ आई आपको इसकी, कोई पॉइंट जो ना क्लियर हुआ हो? ठीक होगा। अच्छा, अब लास्ट चीज़ जो हमने प्रोटीन्स में देखनी है, वो इनकी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस देखनी है। ठीक है, कि बायोलॉजिकली ये प्रोटीन्स कैसे इंपॉर्टेंट हैं, कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन, कौन से इंपॉर्टेंट रोल्स ये प्ले कर रही हैं, कौन से इनके इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। तो इन फंक्शंस की बेसिस पे फिर इनको मुख्तलिफ क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है। इनमें से कुछ हैं जो कैटालिटिक प्रोटीन्स हैं, कुछ ऐसी हैं जो हार्मोनल प्रोटीन्स हैं, कुछ ऐसी हैं जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन हैं। ठीक है,
कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, इम्यून प्रोटीन है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, जेनेटिक प्रोटीन्स हैं, स्टोरेज प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो अब हम इनको देख लेते हैं, थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर कैटालिटिक प्रोटीन्स की कोई क्लास है तो उसमें वो प्रोटीन्स होंगी जो एंजाइम्स के तौर पे एक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब वो एंजाइम्स सिंपल एंजाइम्स भी हो सकते हैं और कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स भी हो सकते हैं। जब हम एंजाइम्स को डिटेल से पढ़ेंगे ना तो उसमें फिर हम ये चीज़ इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स वो होते हैं जिनके साथ कोई दूसरी प्रोटीन जो है वो इनके साथ कोविलेंटली बॉन्डेड हो, जिसको हम होलो एंजाइम्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोटीन्स भी हो सकती हैं और किसी दूसरी प्रोटीन के साथ, किसी एंटीबॉडीज के साथ ये कोविलेंटली बॉन्डेड भी हो सकती हैं। अब उनके जो एग्जांपल है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की, वो कोई फॉस्फेटेजेस वगैरह हो सकते हैं, यूरिएजेस हो सकते हैं, ठीक है। अब ये कैटालिटिक प्रोटीन में सिंपली अगर आप देखें तो एल्कलाइन फॉस्फेटेजेस और ट्रांस एमिनेजेस ये लफ्ज़ है, ठीक है, यहाँ पे एन मिसिंग है। एलानिन ट्रांसएमिनेजेस ये जो हैं ये कैटालिटिक प्रोटीन्स की कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें कि प्रोटीन्स अगर रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, हार्मोनल प्रोटीन हम उनको कहेंगे, और ये प्रोटीन्स भी हो सकती हैं और ये सिंपल शॉर्ट पेप्टाइड्स भी हो सकते हैं जो हार्मोन्स के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसकी अगर आप एग्जांपल देखें तो इंसुलिन ये भी प्रोटीन है, ग्रोथ हार्मोन भी प्रोटीनेशियस इन नेचर है। यानी ये ज़रूरी नहीं कि सारे हार्मोन जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर ही होंगे, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि जो प्रोटीन्स हैं उनके फंक्शंस क्या हैं। तो उनमें से फिर कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो हार्मोन्स के तौर पे भी एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। तो अगर प्रोटीन्स हार्मोन के तौर पे एक्ट कर रही हैं तो एक मिनट मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर करूँ। तो अगर प्रोटीन्स जो हैं वो हार्मोन्स के तौर पे एक्ट कर रही हैं तो वो प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, वो कुछ पेप्टाइड चेन भी हो सकती है, ठीक है, चंद अमीनो एसिड जुड़े हुए हों आपस में पेप्टाइड लिंकेज से और वो हार्मोन के तौर पे एक्ट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि सारे हार्मोन प्रोटीन्स होंगी, लेकिन ये है कि कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो हार्मोन्स के तौर पे एक्ट करती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चरल रोल भी होता है, जैसे कोलेजिन और इलास्टिन जो हैं ये टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें कि प्रोटीन का और क्या रोल है तो वो ट्रांसपोर्टेशन में भी अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। बहुत सारी सब्सटेंसेस को प्रोटीन कैरी करती हैं, उन प्रोटीन्स को हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहते हैं। जैसे ट्रांसफेरिन है तो वो आयंस को कैरी करती है, हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन है और वो ऑक्सीजन को कैरी कर रही होती है, ठीक है। कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जो अपना डिफेंसिव सिस्टम में अपना रोल प्ले कर रही होती हैं, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन है, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई, ये इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स जो हैं ये इम्यून सिस्टम में अपना रोल प्ले कर रही होती हैं, एंटीबॉडीज़ के तौर पे प्रोटीन्स एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। फिर कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में अपना रोल प्ले कर रही होती हैं, उनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, जैसे एक्टिन और मायोसिन वगैरह हो गई, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, हम कहते हैं एक सेल के अंदर जो इतना बड़ा डीएनए है वो उसके अंदर समाया हुआ है। तो वो कैसे समाया हुआ है, जैसे अगर आप एक नलकी की बात करते हैं, नलकी के ऊपर धागा लिपटा हुआ है, ठीक है। अब आप धागे को खोलें तो वो कितनी बड़ा वो लंबाई में वो धागा होगा, ठीक है। लेकिन जब आपने उसको एक नलकी के ऊपर लपेट दिया तो वो कितनी सी जगह पे समा गया, एक नलकी के ऊपर वो पूरा आ गया। इसी तरह जो डीएनए है वो भी सेल के अंदर कम्पैक्ट फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो वो असल में प्रोटीन्स के साथ कंबाइंड है, प्रोटीन्स के ऊपर अटैच है, प्रोटीन के साथ अटैच है। और वो जो कॉइल हुआ हुआ है तो वो इन प्रोटीन्स की मदद से कॉइल हुआ हुआ है। तो वो प्रोटीन्स जो इन न्यूक्लिक एसिड्स के साथ अटैच होती हैं, उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं ये जेनेटिक प्रोटीन्स हैं, जैसा कि हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इनका फंक्शन प्रोटीन्स का जो एक और है वो स्टोरेज पर्पसेस के लिए भी प्रोटीन अपना रोल प्ले कर रही होती हैं, ठीक है, स्टोरेज पर्पसेस को भी फुलफिल कर रही होती हैं। तो जो प्रोटीन्स जो प्रोटीन्स प्रोटीन्स को ही स्टोर करने के लिए काम आ रही होती हैं हमारी बॉडी में, न्यूट्रिशनल पर्पसेस में वो इस्तेमाल हो रही होती हैं प्रोटीन्स। उनमें है कैसीन, ठीक है, उसके बाद ग्लाइडिन है। कैसीन जो मिल्क में है, ये काऊ के मिल्क में स्पेशली ये मोर देन 80% तक होती है और ये असल में डाइजेशन को थोड़ा सा डिले करती है, ठीक है। और उसके अलावा जो ग्लाइडिन प्रोटीन है ये वीट में होती है। और आप देखें ना, जब आप आटा गूंथते हैं तो उसमें वो थोड़ा सा
उसमें वो आपस में जुड़ा हुआ होता है ना, यानी कि ऐसे ग्लू हुआ होता है, तो वो असल में इसी ग्लाइडियन प्रोटीन की वजह से होता है। ठीक है, ग्लाइडियन जब असल में ब्रेक डाउन होती है तो उसमें फिर वो ग्लूटेन भी बन जाता है, तो वो ग्लूटेन जो है वो उसको उस कंसिस्टेंसी में ले आता है जो उसकी थिक सी कंसिस्टेंसी है। ठीक है, तो ये जो है प्रोटीन्स न्यूट्रिशनल पर्पसेस में हो रही होती हैं, कैसीन और ग्लाइडिन वगैरह। ठीक है, तो ये कुछ प्रोटीन्स थे, इनका ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस थी, इनके फंक्शंस थे डिफरेंट। ठीक है, ये इनकी क्लासिफिकेशन थी उनके शेप की बेस पे। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ जो एंड पे हमने अब डिस्कस करनी है वो ये है कि ये जितने भी इनके रोल है ना प्रोटीन्स के, ये सारे उनके स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर उनके स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली आती है, कोई फ़र्क पड़ता है, तो ये अपना रोल नहीं प्ले कर सकती। ठीक है, जो सबसे आसान तरीका है ना इसको समझने का, अगर आप कैटालिटिक प्रोटीन्स को देखें ना, जो इंजाइमेटिक प्रोटीन्स हैं, आप उन्हीं को अगर देख लें तो आपको ये बड़े अच्छे से ये फिनोमेना समझ आ सकता है कि हर एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है। वो किस वजह से होता है? अपनी शेप की वजह से होता है, क्योंकि उनकी जो कैटालिटिक साइट्स हैं, एक्टिव साइट्स हैं, वो बड़ी स्पेसिफाइड होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं अपनी सबस्ट्रेट के लिए। तो अगर उस जो उनके अंदर एक ख़ास अरेंजमेंट में अमाइनो एसिड्स हैं, ज़ाहिर प्रोटीन्स अमाइनो एसिड ही है ना, तो वो जो उनकी ख़ास कन्फिगरेशन है, अगर वो डिस्टर्ब होती है तो उसके बाद वो अपना रोल नहीं प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंजाइमेटिक प्रोटीन के अलावा बाकी सारी प्रोटीन्स के लिए भी यही है कि अगर वो उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होता है तो वो फिर अपना रोल प्ले नहीं कर सकती, जो उनका स्पेसिफाइड रोल है। ठीक है, तो अगर प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर जो है वो जो इमाइनो एसिड्स हैं, जो इमाइनो एसिड्स ने जुड़ने के बाद आपस में हेलिसिस बनाए और प्लेटेड शीट्स बनाई और उसके अलावा आपस में इंट्रैक्शन से टर्शरी स्ट्रक्चर बना, तो ये जो सारे स्ट्रक्चर हैं, ये अगर इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर डिसऑर्गेनाइज हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कि प्रोटीन डीनेचर हो गई है। ठीक है, कोई एक भी उसका जो लिंक है, वो लिंक आपस में उनका जो इमाइनो एसिड्स का है, आपस में चेन्स का है, अगर वो लिंक ख़त्म होता है, वो लिंक ब्रेक होता है, या उनका स्ट्रक्चर में किसी भी किस्म की कोई चेंज आती है, तो उसको हम कहेंगे ये प्रोटीन डीनेचर हो गई है। ठीक है, और मेनली जो होता है वो ये होता है कि सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर जो है और बाज़ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का, वो लूज़ होता है डीनेचरेशन के दौरान। ऐसा नहीं होता कि जो पेप्टाइड लिंकेज है वो ब्रेक डाउन हो, यानी जो हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना कि इमाइनो एसिड्स अटैच होते हैं, तो वो इमाइनो एसिड जो वो पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होते हैं, डीनेचरेशन के दौरान पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटते। ये होता है कि उनके जो आपस में वो हेल्सिस बने हुए हैं, इंट्रैक्शन हुए हुए हैं, बीटा प्लेटेड शीट्स बनी हुई हैं, चेन्स आपस में लिंक्ड हैं, वो इंट्रैक्शंस खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जब वो इंट्रैक्शन लूज होते हैं तो प्रोटीन डीनेचर हो जाती है, लेकिन इस दौरान पेप्टाइड बॉन्ड्स नहीं टूटते। ठीक है, बल्कि जो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रहता है। वो जो पहले वो क्वाइल्ड थे और प्लीटेड शीट्स थी, अब वो ये होता है कि एक स्ट्रिंग की सूरत में अमाइनो एसिड जुड़े हुए बस सामने आ जाते हैं। वो जो उनके स्पेसिफिक इंट्रैक्शंस थे वो ख़त्म हो जाते हैं, सारे उनके जो स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर थे। ठीक है, अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको डीनेचर करती हैं प्रोटीन्स को? तो वो फिजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, वो केमिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, यानी डिफरेंट केमिकल जैसे एसिड अल्कलीज हो सकती हैं, कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो सकते हैं लाइक ईथर एंड अल्कोहल, कोई हैवी मेटल्स के साल्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, यूरिया हो सकता है, सिलिसाइलेट हो सकते हैं। सिलिसाइलेट भी ये भी है, साल्ट है सिलिसिक एसिड का। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ एसिड बेसिस अल्कलीज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो सकते हैं, केमिकल्स जो प्रोटीन्स को डीनेचर करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर फिजिकल एजेंट्स की बात करें तो हीट डीनेचर कर सकती है प्रोटीन्स को, यूवी रेडिएशंस, एक्सरेज, और इन रेडिएशंस और एक्सरेज के अलावा अगर आप उनको वायलेंटली शेक करते हैं प्रोटीन्स को, जैसे अगर आप उनको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाल के उनको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो इस तरह उनको शेक करने से भी वो उनका जो ये सेकेंडरी और टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है वो लूज हो सकता है। ठीक है, और ये जो है इनकी जब स्ट्रक्चर इस तरह से ये डीनेचर हो जाएंगी तो इनकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है ये परफॉर्म फिर नहीं कर सकती। ठीक है, और उसके अलावा ये कि डीनेचरेशन के बाद
बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो जिस सॉल्वेंट में ये डीनेचरेशन से पहले सोल्यूबल थी, तो डीनेचर होने के बाद ये उस सॉल्वेंट में फिर मज़ीद सोल्यूबल नहीं रह जाती हैं, ठीक है। यानी इनके फिज़िकल आप देखें प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, ठीक है। अपना इनका बायोलॉजिकल रोल जो है वो लूज़ हो जाता है, ये अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकती हैं। और उसके अलावा ये कि इनकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती है लेकिन सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है जब इस तरह से इनका सेकेंडरी और टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर लूज होता है तो। और जब इस तरह से ये बाकी सारे इनके इंट्रैक्शंस ख़त्म हो गए तो उसके बाद ये इजीली डाइजेस्टेबल है। यानी हम ये कह रहे हैं ना कि जब प्रोटीन डी नेचर होती है तब तो इसके जो इमाइनो एसिड के पेप्टाइड बॉन्ड है वो लिंक रहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटेक्ट रहता है। लेकिन ये होता है कि जब अब वो पहले तो सारे जो इमाइनो एसिड्स थे वो आपस में कंपैक्ट फॉर्म में थे, इंटरेक्शन था उनका आपस में, वो कॉइल्ड हुए हुए थे या शीट्स की फॉर्म में फोल्डेड थे। अब वो सारे एक्सपोज हो जाते हैं, जब एक्सपोज हो जाते हैं तो वो फिर ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं डाइजेशन के लिए, यानी उनके ऊपर एंजाइम्स इजीली अब एक्ट कर सकते हैं और उनके जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक कर सकते हैं। अब ज़ाहिर है जब वो पेप्टाइड बॉन्ड भी ब्रेक हो गए तो प्रोटीन की डाइजेशन होगी, वो दोबारा से सिंप्लीफाइड अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में आ गए, ठीक है। और यूजली ये होता है कि जब डीनेचरेशन हो जाती है तो प्रोटीन्स को दोबारा उसके अपने उस स्ट्रक्चर में आप उसको नहीं ला सकते। यानी ये जो चेंज होता है डीनेचरेशन ये इरिवर्सिबल चेंज होता है, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि इसको केयरफुली डीनेचर किया जाता है, ठीक है। यानी उसको डीनेचरेशन नहीं बल्कि हम कहेंगे, फिर उसको हम कहेंगे रीनेचरेशन, ठीक है। यानी जैसे हीमोग्लोबिन है तो उसको हम अगर उसमें से कुछ हैं जैसे सिलिसाइलेट्स हैं, वो उसमें से हम जब रिमूव कर लेते हैं तो हीमोग्लोबिन जो है वो रीनेचर हो जाती है, ठीक है। तो कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं कि उनके अंदर दूसरे मॉलिक्यूल्स भी अटैच होते हैं, ठीक है। अगर आप उनमें से केयरफुली किसी एक मॉलिक्यूल को रिमूव कर लेते हैं तो उससे वो डीनेचर नहीं हो जाएगी बल्कि उसको हम कहेंगे रीनेचरेशन, ठीक है। तो यहाँ तक थी हमारी प्रोटीन्स की बात कि हमने इनके बायोलॉजिकल रोल्स को डिफ़ाइन किया, इनके हमने स्ट्रक्चर्स को डिफ़ाइन किया, हमने इनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी देख ली, हमने ये भी देख लिया कि बायोलॉजिकल अपना रोल ये किस वजह से प्ले कर पाते हैं अपने स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर की बेस पे, और अगर वो स्ट्रक्चर नहीं रह जाता, डीनेचरेशन हो जाती है तो क्या होता है। और उसके अलावा हमने इनके जो इनके अपने बेसिक यूनिट्स हैं अमाइनो एसिड्स, हमने उनकी भी टाइप्स डिस्कस की हैं, हमने उनके स्ट्रक्चर भी देख लिए, हमने उनकी डिफरेंट बेसिस पे हमने जो अमाइनो एसिड्स को क्लासीफाई किया, और इनकी हमने प्रॉपर्टीज़ भी चेक की कि इनमें से एसिडिक कौन से हैं, बेसिक कौन से हैं, पोलर कौन से हैं, नॉन पोलर कौन से हैं, ठीक है, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से हैं, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से हैं। तो ये हमारी जो बात थी ये सारी प्रोटीन और अमाइनो एसिड से रिलेटेड थी।